पढ़िए चाहे कहीं से, एनसीईआरटी करिए यहीं से। क्यों करिए यहीं से? क्योंकि आपके दिमाग की सबसे ज़्यादा बड़ी जो समस्या है, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं एनसीईआरटी के, उस समस्या का समाधान अगर कहीं है तो वह इसी चैनल पर है। जी हाँ दोस्तों, जय हिंद। मैं आपका दोस्त जय स्वागत करता हूँ आप सबका आपके अपने चैनल पर एनसीईआरटी की इस सीरीज में। जैसा कि आप जानते हैं, हम 8th क्लास की हिस्ट्री की एनसीईआरटी कर रहे हैं। 6 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। आज हमें 7th चैप्टर करना है, देसी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना। अगर हम 8th चैप्टर कर रहे हैं, इसका मतलब आप जानते हैं 6th और 7th चैप्टर के 11 और 10 यानी 21 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। प्लेलिस्ट सब विजिट करिए, आप चैनल पर मिल जाएगी। जियोग्राफी भी एनसीईआरटी चल रही है। सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है? शॉर्ट नोट जो आपको समझ में नहीं आता कैसे बनाएं, वह यहाँ कराया जा रहा है। पीवाईक्यू की सीरीज भी शाम को 10 बजे रोज डेली चल रही है, आप एक बार विजिट करें, मजा आएगा। चलिए बिना समय गवाए चलते हैं आज के अपने चैप्टर पर। चैप्टर 7, देसी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना। आप भी जानते हैं एनसीईआरटी से सीधे कॉपी पेस्ट होते हैं सवाल, चाहे यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस हो। जो नए हैं उन्हें मैं बता दूं, जो मैं हाईलाइट करूं इसका मतलब वही शॉर्ट नोट्स में आपको लिखना है, वही आपके लिए शॉर्ट नोट्स होगा। ठीक है, बाकी मैं ऐसे लाइन ड्रा करूंगा, उससे कोई मतलब नहीं है, वह चीज़ आपको केवल समझने के लिए होगी। ठीक है, तो जो हाईलाइट करूं वही आपके शॉर्ट नोट्स हैं। तो आराम से शॉर्ट नोट्स बनाइए। और पीवाईक्यू के बेस पे मैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कहाँ पे कथन कारण के बनेंगे, कहाँ पर स्टेटमेंट के बनेंगे, वह भी बताता चलूँगा। चलिए इंजॉय करते हैं एनसीईआरटी को। पहले के अध्यायों में आप देख चुके हैं कि ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ के राजाओं और नवाबों, किसानों और आदिवासियों पर किस किस तरह के प्रभाव पड़े थे। इस अध्याय में हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि इन चीज़ों से विद्यार्थियों के जीवन पर क्या असर पड़ेगा। यानी मेन बात इसमें क्या है, हम यह देखेंगे कि विद्यार्थियों के जीवन पर क्या असर पड़ेगा। हम नवाब किसान सब देख चुके हैं, आपने पढ़ा होगा। विद्यार्थियों के जीवन को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि भारत में अंग्रेज केवल भूक्षेत्र पर विजय और आय पर नियंत्रण ही नहीं चाहते थे, उन्हें लगता था उनका एक सांस्कृतिक मिशन भी है। हम पिछले चैप्टर्स में पढ़े थे, मिशनरीज भी आ गई थी यहाँ। ठीक है, आज भी आप कॉलेजेस देखते होंगे, जो ईसाई धर्म को मानने वाले लोग हैं, उनकी शुरुआत कहाँ से हुई, अंग्रेजी की मेनली शुरुआत कहाँ से हुई, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जहाँ से क्वेश्चन सीधे बनते हैं। वे मानते थे कि उन्हें देसी समाज को सभ्य बनाना है। यानी वह हम क्या लगता था उन्हें कि भारत के लोग सभ्य नहीं हैं, असभ्य हैं। ठीक है, उनके रीति रिवाजों और मूल्य मान्यताओं को बदलना है। यानी सिर्फ यह व्यापार करने आए थे, उसके बाद आगे बढ़कर कहते ना कि उंगली पकड़ाई और आप तो हाथ पकड़ने लगे। सेम काम इनका हुआ, करने क्या आए थे? व्यापार। फिर धीरे धीरे राज सत्ता संभाली और धीरे धीरे हमारे कल्चर को चेंज करने का प्रयास किया, जो आजकल आप देख भी रहे हैं कितना कल्चर बदल चुका है। उसकी शुरुआत यहीं से हुई थी। इनके लिए कौन से बदलाव लाए जाने थे? भारतीयों को शिक्षित, सभ्य और अंग्रेजों की सोच के मुताबिक यानी अच्छी प्रजा बनाने के लिए कौन से कदम उठाए जाने थे? अंग्रेजों के पास भी इन सवालों के कोई बने बनाए जवाब नहीं थे। इन सवालों पर कई दशक तक बहस चलती रही। एनसीईआरटी की खूबी क्या है, वह पहले आपको क्वेश्चन बता देता है, फिर वह आगे आपको उनका आंसर देता है। तो यहाँ भी आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन वर्ड लगे हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन मार्क आपको बताते हैं कि क्वेश्चन पहले बता दिए गए, अब उस पर आपको माथापच्ची करके चीज़ें निकालनी है। अंग्रेज शिक्षा को किस तरह देखते थे? आइए सबसे पहले इस बात पर ध्यान दें कि शिक्षा के क्षेत्र में अंग्रेज क्या सोच रहे थे और शिक्षा के जो विचार हमें आज सहज सामान्य दिखाई देते हैं, वे पिछले 200 सालों में किस तरह विकसित हुए हैं। इस पड़ताल के दौरान हम इस बात पर भी विचार करेंगे कि भारतीयों ने ब्रिटिश विचारों पर कैसी प्रतिक्रिया दी। अब कुछ लोग होंगे जो अंग्रेजी के समर्थन में होंगे और कुछ लोग अंग्रेजी के अगेंस्ट होंगे। 2025 यूपीएससी प्रीलिम्स में ही क्वेश्चन राजा राम मोहन राय जी को लेकर पूछ दिया गया था। ठीक है, और इस बारे में अंग्रेजों के विचार किस तरह विकसित हुए कि भारतीयों को कैसे पढ़ाया जाएगा। प्राच्यवाद की परंपरा। प्राच्यवाद क्या होता है? सन 1783 में विलियम जोन्स नामक एक सज्जन कलकत्ता आए, तो ये आपको याद रखना है, विलियम जोन्स।
ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित किए गए सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जज के पद पर तैनात किया गया था इन्हें। कानून का माहिर होने के साथ साथ जोन्स एक भाषाविद भी थे। भाषाविद क्या होता है? एक ऐसा व्यक्ति जो कई भाषाओं का जानकार और विद्यार्थी हो, उसे भाषाविद कहते हैं। उन्होंने ऑक्सफोर्ड में ग्रीक और लैटिन का अध्ययन किया था। फ्रेंच अंग्रेजी जानते थे। अपने एक दोस्त से अरबी सीखने के अलावा फारसी भी सीख चुके थे। तो देखिए कितनी ज़्यादा भाषाएं उन्हें पता थी। और हम लोग आजकल 2 भाषाएं भी सीख नहीं पाते। हमें लगता है कि अरे यार बहुत कठिन है। नहीं, अब जब आप उसको बोलने लगेंगे, उस माहौल में होंगे, तो आसान हो जाता है। तो जो लोग इंग्लिश से डर रहे हैं, थोड़ा सा इंग्लिश आपको पता होनी चाहिए। मैं PYQ कराता हूँ, इकोनॉमी के इस समय चल रहे हैं PYQ, बाकी कंप्लीट हो चुके हैं। उसमें मैंने आपको दिखाया भी है कि इंग्लिश कितनी महत्वपूर्ण है। इकोनॉमी, साइंस, टेक, इन सब में इंग्लिश के बिना आपका काम ही नहीं चलेगा। टर्म्स पता होनी चाहिए। तो इंग्लिश भी थोड़ा महत्वपूर्ण है इस समय के समाज में। ठीक है, तो आप भी डरिए मत उससे, बहुत आसान है, इतना टफ कुछ नहीं है। सबसे टफ हिंदी और संस्कृत ही है, बाकी सब आसान है। ठीक है, जब आपको वह आती है तो इंग्लिश तो आ ही जाएगी। कलकत्ता में आने के बाद वे रोजाना घंटों संस्कृत विद्वानों के साथ बैठकर उनसे संस्कृत की बारीकियां, उसकी व्याकरण और संस्कृत काव्यों का अध्ययन करने लगे। कुछ ही समय में उन्होंने कानून, दर्शन, धर्म, राजनीति, नैतिकता, अंकगणित, चिकित्सा विज्ञान, अन्य विज्ञानों की प्राचीन भारतीय पुस्तकों का अध्ययन शुरू कर दिया। हमारे यहाँ के लोग भारतीय पुस्तकों में जो विज्ञान छिपा है उसकी बात नहीं करते हैं। ये लोग वहाँ से आकर के हमारे यहाँ की जो पुस्तकें हैं उनको पढ़कर और बड़े बड़े वैज्ञानिक बनते रहे हैं। जोन्स ने पाया कि उस समय कलकत्ता में तैनात बहुत सारे अंग्रेज अफसर भी उनके जैसी दिलचस्पियां रखते थे। यानी सिर्फ वही नहीं थे, और भी लोग थे जो ये सब चीज़ें पढ़ रहे थे। हेनरी टॉमस, कोलब्रुक और नेथेनियल हॉलहेड। सीधे क्वेश्चन यही बन जाएगा, जैसा कि 2024 प्रीलिम्स में आ भी चुका है एक। हेनरी टॉमस कोलब्रुक, विलियम जोन्स, नेथेनियल हॉलहेड कौन थे? सिंपल क्वेश्चन होगा, नीचे दिया होगा वैज्ञानिक थे, फलाना थे, ढिमाका थे। यूपीएससी 2024 का क्वेश्चन आप देखेंगे, वहां ऊपर 3 नाम दिए थे, कौन थे ये? सिंपल क्वेश्चन पूछा गया। भी भारतीय भाषाएं सीखकर संस्कृत व फारसी रचनाओं का अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे थे। प्राचीन भारतीय विरासत को समझने के प्रयास में लगे हुए थे। इन लोगों के साथ मिलकर जोन्स ने, ये देखो क्वेश्चन पूछा जा चुका है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया और एशियाटिक रिसर्च नामक शोध पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया। तो विलियम जोन्स कितने महत्वपूर्ण है अब आपको समझ में आ गया होगा। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की? विलियम जोन्स ने। एशियाटिक रिसर्च नामक शोध पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? विलियम जोन्स ने। जोन्स और कोलब्रुक भारत के प्रति एक बहुत खास तरह का रवैया रखते थे। वे भारत और पश्चिम दोनों की प्राचीन संस्कृतियों के प्रति गहरा आदर भाव रखते थे। उनका मानना था भारतीय समाज प्राचीन काल में अपने वैभव के शिखर पर थी, परंतु बाद में उनका पतन होता चला गया। सिंपल से यही स्टेटमेंट पूछ दिया जाएगा, जैसे इस बार राजा राम मोहन राय जी के बारे में पूछा गया था स्टेटमेंट। वह कह देंगे जोन्स और कोलब्रुक थे, वह भारतीय सभ्यता का विरोध करते थे या भारतीय सभ्यता को पसंद नहीं करते थे, ऐसा स्टेटमेंट आएगा। तो आपको समझ के रखना है, जोन्स और कोलब्रुक ये दोनों जो थे, ये दोनों भारतीय सभ्यता को महान सभ्यता बताते थे। ठीक है, उनकी राय में यही सब निकालना होता है। यही सब आप पढ़ते चले जाएंगे, आपको नहीं पता होगा, क्योंकि आपने PYQ 1 बार किए, मैं PYQ 25 बार किए बैठा हूँ, तो मुझे पता है क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे। ठीक है, तो कोई नया अगर बच्चा है हिंदी माध्यम का जो शुरू कर रहा है तैयारी, आप उसे शेयर कर सकते हैं कि देखो यहाँ से शुरू करो, कहानी यहाँ से समझ में आएगी। बच्चों की तरह पढ़ाया जा रहा है यहाँ। भारत को समझने के लिए प्राचीन काल में लिखे गए यहाँ के पवित्र और कानूनी ग्रंथों को खोजना व समझना बहुत जरूरी था। उनका मानना था हिंदू और मुसलमानों के असली विचारों व कानूनों को इन्हीं रचनाओं के जरिए समझा जा सकता है। यानी इन्हें क्या लगता था, जो रचनाएं हैं उन्हीं को पढ़ो, उनसे पता चलेगा हिंदू और मुसलमान जो विचार थे, जो पहले की चीज़ें थी, वो कितनी समृद्ध थी। इन रचनाओं के पुनः अध्ययन से ही भारत के भावी विकास का आधार पैदा हो सकता है। हमें एक लाइन बस याद रखनी है, जोन्स और कोलब्रुक जो थे, हेनरी टॉमस कोलब्रुक और विलियम जोन्स,
भारतीय सभ्यता की अच्छाई बताते थे, उसके वैभव का गुणगान कर रहे थे, उसको एक महान परंपरा, महान सभ्यता कंसीडर करते थे। समझ में आया? अच्छा, इस तरह जोन्स और कोलब्रुक, और दूसरा ये लाइन जरूर याद रखना, ये किसकी स्थापना की और कौन सा पत्रिका प्रकाशित की। इस तरह जोन्स और कोलब्रुक दोनों ही प्राचीन ग्रंथों को ढूंढने, उनकी व्याख्या करने, अनुवाद करने और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपने नतीजे पहुंचाने में जुट गए। उन्हें विश्वास था कि यह परियोजना न केवल अंग्रेजों को भारतीय संस्कृति से सीखने में मदद देगी, बल्कि भारतीयों को भी अपनी विरासत को दोबारा अपनाने और अतीत के लुप्त वैभव को समझने में भी मदद देगी। इस प्रक्रिया में अंग्रेज भारतीय संस्कृति के अभिभावक और मालिक दोनों की भूमिकाएं निभा रहे थे। इन प्रयासों और विचारों से प्रभावित होकर कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने दलील दी कि अंग्रेजों को पश्चिमी ज्ञान की बजाय भारतीय ज्ञान को ही प्रोत्साहित देना चाहिए। मतलब दो लोग थे, दो टाइप के लोग, ब्रिटिशर्स भी दो टाइप के थे और इंडियंस यानी भारतीय भी दो टाइप के थे। कौन? एक वह जो कहते थे भारतीय भाषाओं को ही आगे बढ़ाओ, भारतीय भाषाओं में ही चीज़ें दो, ठीक है, भारतीय भाषाएं पढ़ाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। एक बात है जो कहते हैं नहीं, अंग्रेजी संस्कृति, अंग्रेजी भाषा, अंग्रेजी का प्रचार करो, अंग्रेजी को आगे बढ़ाओ, ठीक है। ऐसे इंडियन भी दो टाइप के थे। एक वो जो सोच रहे थे कि अंग्रेजी भी जाननी आवश्यक है, अंग्रेजी भी पढ़नी चाहिए, और दूसरे वो जो कह रहे थे नहीं, अंग्रेजी बाहर की भाषा है, हमें सिर्फ अपनी भाषा को पढ़ना चाहिए, हमें सिर्फ अपनी भाषा में ही चीज़ें करनी चाहिए। तो दो टाइप के लोग ब्रिटिशर्स में भी थे, दो टाइप के लोग भारतीय भी थे। वे चाहते थे प्राचीन भारतीय ग्रंथों के अध्ययन को प्रोत्साहित और संस्कृत व फारसी साहित्य व काव्य पढ़ाने के लिए संस्थानों की स्थापना की जाए। मतलब यहाँ के जो संस्थान हैं उनको ऐसा बनाया जाए कि जैसे कि भारतीय जो भी साहित्य है, भारतीय जो भी किताबें हैं, चाहे वह संस्कृत में हो चाहे फारसी में हो, वह सब पढ़ाई जाए यहाँ, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें उसमें लिखी गई हैं। इन अधिकारियों का ये भी मानना था हिंदुओं और मुसलमानों को वही पढ़ाया जाना चाहिए जिससे वे पहले ही परिचित हैं, जिसे वे आदर और महत्व देते हैं। आज भी कहा जाता है, MBBS तक कई भाषाओं में होने लगा है अब अपने यहाँ, कि मातृभाषा जो होती है ना वो हमें जल्दी समझ में आती है, उसमें हम जल्दी पढ़ सकते हैं। आज आपसे ही पूछा जाए कि आपको हिंदी ज़्यादा समझ में आती है कि इंग्लिश, आप कहोगे सर हिंदी में पढ़ लो, हिंदी में हम कुछ भी बोल देंगे, इंग्लिश में नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि हमारी मातृभाषा है, उसमें हम ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहते हैं, उसमें ज़्यादा सहज हो रहते हैं। वही ये लोग कह रहे थे, कुछ लोग दो टाइप के थे ना, एक टाइप के लोग क्या कह रहे थे कि उन्हें उनकी भाषा में सिखाओ, उन्हें ज़्यादा समझ में आएगा, उन्हें अनजाने विषयों की शिक्षा ना दी जाए, क्योंकि अनजाने विषय फिर वही आपको इंग्लिश पढ़ाई जाए या आपको फारसी पढ़ाई जाए, आपका झुकाव ज़्यादा अपनी भाषा की तरफ होगा। इन अफसरों की राय में केवल तभी अंग्रेज देसी जनता का दिल जीत सकते थे, केवल तभी अजनबी शासक अपनी प्रजा से आदर की उम्मीद कर सकते थे, जब उन्हें खुश रखोगे, उनकी भाषा में चीज़ें सिखाओगे। मदरसा, आप जानते हैं अरबी भाषा में मदरसा कहा जाता है, स्कूल या कॉलेज ही होता है एक टाइप का। इस बात को ध्यान में रखते हुए 1781 में अरबी फारसी इस्लामिक कानून के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता में मदरसा खोला गया। क्वेश्चन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, 1781 भी याद रखिए, मदरसा खोला गया वो भी याद रखिए, कलकत्ता में खोला गया वह भी याद रखिए सबसे पहला, क्योंकि क्रोनोलॉजी में पूछा जाता है ना, तो याद रखिएगा। फिर क्या हुआ, 1791 में बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई, ताकि वहाँ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों की शिक्षा दी जा सके और देश का शासन चलाने में मदद मिले। तो दोनों चीज़ें हो गई, 1791 में ये खुल गया और 1781 में मदरसा खुल गया, दोनों को खुश कर दिया इन्होंने। परंतु कंपनी के सभी अफसर इन विचारों से सहमत नहीं थे, बहुत सारे प्राच्यवादियों के कटु आलोचक भी थे। प्राच्यवादी क्या है, आप समझ रहे होंगे कि प्राच्यवादी तो कह रहे हो, होता क्या ही है। तो प्राच्यवादी उन्हें कहते हैं जो एशिया की भाषा और संस्कृति का गहन ज्ञान रखने वाले थे, उन्हें हम प्राच्यवादी कहते हैं, ठीक है। और जो प्राच्यवादी नहीं है मतलब अंग्रेजी को आगे बढ़ाने का काम जो कर रहे हैं। ये वारेन हेस्टिंग्स का स्मारक 1830 कलकत्ता स्थित विक्टोरिया मेमोरियल में।
इस तस्वीर से पता चलता है कि भारत में ब्रिटिश सत्ता के बारे में प्राच्यवादी किस तरह सोचते थे। यहाँ आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर हेस्टिंग्स की भव्य प्रतिमा है जो प्राच्यवादियों के भारी समर्थक थे, यानी ये भी प्राच्यवादियों के समर्थक थे। ये लाइन याद रखिएगा। हेस्टिंग्स यहाँ की भाषा, यहाँ की संस्कृति को मानता था, इसका मतलब ये होना चाहिए। इसकी एक तरफ पंडित और दूसरी तरफ नीचे बैठा हुआ मुंशी दिखाई दे रहा है। मुंशी ऐसा व्यक्ति होता है जो फारसी पढ़ना लिखना और पढ़ाना जानता हो, उसे मुंशी कहते हैं। हेस्टिंग्स तथा अन्य प्राच्यवादी भारतीय विद्वानों से विभिन्न भारतीय भाषाएं सीखना चाहते थे, यानी हेस्टिंग्स भी सीखना चाहता था। वह कई बार केवल बोलियां समझते और वर्नाकुलर का नाम देते थे। वर्नाकुलर क्या होता है? वर्नाकुलर एक्ट आपने पढ़ा होगा, लिटन ने लगाया था। ईयर क्या था उसका? ईयर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैंने बता दिया, लिटन ने लगाया था वर्नाकुलर एक्ट। फिर बात को रिपन आता है, उससे खत्म करता है। यह शब्द आमतौर पर मानक भाषा से अलग किसी स्थानीय भाषा या बोली के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी वर्नाकुलर क्या है? जो स्थानीय भाषा या बोली होती है उसे वर्नाकुलर कहते हैं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट यही था कि जो स्थानीय भाषा में अखबार या मैगजीन छपेगी वह पहले परमिशन लेंगी, पहले उसको पढ़ा जाएगा उसके ब्रिटिशर्स के द्वारा। अगर सही होगी तभी प्रकाशित होगी, वरना प्रकाशित नहीं होगी। आप अंग्रेजी में प्रकाशित करें, बैन कर दी जाती थी। भारत जैसे औपनिवेशिक देशों में अंग्रेज रोजमर्रा इस्तेमाल की स्थानीय भाषाओं, साम्राज्यवादी शासकों की भाषा अंग्रेजी के बीच फर्क को चिन्हित करने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल करते थे, आपको पता है। स्थानीय रीति रिवाजों और कानूनों के बारे में जानना चाहते थे, प्राचीन ग्रंथों के अनुवाद और व्याख्या में मदद चाहते थे। हेस्टिंग्स ने पहल करके कलकत्ता मदरसे की स्थापना की। उनका विश्वास था कि यहाँ के प्राचीन रीति रिवाज, यहाँ की ज्ञान संपदा भारतीय शासन के आधार। यहाँ पे एक लाइन और याद रखिएगा, इस कलकत्ते में जो मदरसा है इसकी स्थापना किसने की थी? वारन हेस्टिंग्स ने ही की थी। यहाँ पर देखो लिखा भी है, हेस्टिंग्स ने पहल करके कलकत्ता मदरसे की स्थापना की। ये सीधे सीधे फैक्ट स्टेटमेंट में पूछे जा सकते। अब आते हैं पूर्व की जघन्य गलतियाँ। ये क्या है? तो 19वीं सदी की शुरुआत से ही बहुत सारे अंग्रेज अफसर शिक्षा के प्राच्यवादी दृष्टिकोण की आलोचना करने लगे थे। उनका कहना था पूर्वी समाजों का ज्ञान त्रुटियों से भरा और अवैज्ञानिक है। हमारे ज्ञान को ये अवैज्ञानिक कुछ लोग बताते थे। उनके मुताबिक पूर्वी साहित्य अगंभीर और सतही है। सतही आपको समझ में आ रहा होगा ना, मतलब ऐसे ही, कुछ मजा नहीं है उसमें, कुछ वैज्ञानिक नहीं है, कुछ समझदारी वाली बात नहीं है, ऐसे ही है। इन्होंने दलील थी कि अंग्रेजों को अरबी और संस्कृत भाषा व साहित्य के अध्ययन को बढ़ावा देने पर इतना खर्च नहीं करना चाहिए। मतलब ये लोग कहते थे कि नहीं, यहाँ की भाषा, यहाँ की जो साहित्य है उसमें कुछ रखा नहीं है, आप उस पर खाली टाइम वेस्ट और समय वेस्ट और पैसा बर्बाद कर रहे हो। इससे बढ़िया अंग्रेजी को बढ़ाने में बर्बाद करो, सॉरी, अंग्रेजी को बढ़ाने में पैसा लगाओ तो फायदा होगा। तो ये लोग दूसरी तरफ थे, प्राच्यवादियों के अगेंस्ट में थे। प्राच्यवादियों पर हमला करने वालों में जेम्स मिल प्रमुख थे। अब देखो, एक तरफ के आपको मिल गए विलियम जोन्स, ठीक है, दूसरी तरफ के कौन है? जेम्स मिल। इन पे क्वेश्चन आ भी चुका है। अब आप बताइए किस पे इन पे क्वेश्चन कब आया था? जेम्स मिल पर क्वेश्चन आ चुका है। उनका विश्वास था, नहीं पता है तो हिस्ट्री की पीवाईक्यू कंप्लीट हो चुके हैं, आप जाइए प्ले लिस्ट में और उसको देखिए जाकर। उनका विश्वास था अंग्रेजों को देसी जनता को खुश करने और उसका दिल जीतने के लिए जनता की इच्छा के हिसाब से या उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा नहीं देनी चाहिए। उनकी राय में शिक्षा के जरिए उपयोगी और व्यवहारिक चीज़ों का ज्ञान दिया जाना चाहिए। जैसे कई बार हम लोग कह देते हैं ना, बच्चे शरारत करते हैं, कुछ भी मांग लेते हैं, तो क्या कहा जाता है? जो वो मांगते हैं वह आवश्यक नहीं है उन्हें दिया जाए। आवश्यक क्या है? जो जरूरी है वह उनको दिया जाए। तो ये लोग क्या कहते थे कि आवश्यक है अंग्रेजी पढ़ाना, आवश्यक है व्यवहारिक चीज़ें, जो अन्य शिक्षाएं हैं, ब्रिटिशर्स की शिक्षाएं हैं या जो हमारी शिक्षाएं हैं वह दीजिए इन्हें, ना कि इनकी साहित्य को पढ़ाइए, ना कि इनकी भाषा को पढ़ाइए, क्योंकि इनकी भाषा में कुछ है ही नहीं, इनके साहित्य में कुछ है ही नहीं। समझ रहे हो? ये लोग, जेम्स मिल जैसे लोग ऐसा कहते थे। इसलिए भारतीयों को पूर्वी समाजों के काव्य और धार्मिक साहित्य की बजाय ये पढ़ा जाना चाहिए कि पश्चिम ने किस तरह के वैज्ञानिक और तकनीकी सफलताएं हासिल कर ली। उस समय कोई था नहीं इन्हें बताने वाला कि भाई साहब, सुश्रुत का नाम सुना है, चरक का नाम सुना है, आर्यभट्ट कब हुए थे पता है, वारामिहिर कौन थे पता है,
इन्हें ये बताया जाता तो इन्हें पता चलता कि जब इनके यहाँ वैज्ञानिक का वी वाह भी नहीं पता था, साइंस का यस भी नहीं पता था, तो हमारे यहाँ कितने ग्रंथ लिख के लोग चले गए। ठीक है, तभी आज आज आप देखेंगे कि तो कई देश ऐसे हैं जो बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन वह फिर भी अपने हद में रहते हैं। उन्हें पता है कि भारत छोटा मोटा देश नहीं है। ठीक है, अब भारत भारत नहीं है। ठीक है, उन्हें पता है कि बहुत बड़ी संस्कृति है यहाँ। योग आज पूरे देश स्वीकार कर रहा है। यही जेम्स मिल जैसे लोग जब हमारे यहाँ की विरोध करते थे, तो जेम्स मिल आज होते तो उनसे कहा जाता कि भाई साहब, हमारे यहाँ का ही योग है जो पूरे विश्व में फैला हुआ है। हमारे यहाँ के ही लोग हैं जो आपके यहाँ सर्वोच्च संस्था में सर्वोच्च पद पर बैठकर ऋषि सुनक जैसे लोग आपके देश को चला रहे थे। हमारे यहाँ के ही लोग पहुँचकर आपके अमेरिका जैसे देशों में और ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, बड़ी बड़ी कंपनीज में काम कर रहे हैं। वह ताकत हमारे देश की ही है। लेकिन इन्हें क्या पता था कि हमारी संस्कृति क्या है। तो आप दोनों पक्ष जान गए, कौन व्यक्ति ऐसा था जो हमारी संस्कृति को समर्थन करता था और कौन व्यक्ति ऐसा है जो हमारी संस्कृति का विरोध करता है। स्टेटमेंट में क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन यही आएगा कि जेम्स मिल समर्थन करता था हमारी संस्कृति का और विलियम जोन्स समर्थन नहीं करता था। आपको यहीं फंसाया जाएगा और आप फंस जाएंगे। ठीक है, तो जहाँ पे पढ़ने वाला है, जहाँ पे याद करने वाला है, वहाँ रुक कर याद कीजिए। आप देखेंगे कई बार मैं ये पढ़ते हुए चला जाता हूँ क्योंकि वह महत्वपूर्ण नहीं है। जहाँ महत्वपूर्ण है, जहाँ से क्वेश्चन बनेगा, वहाँ मैं रुक कर समझाने की प्रयास करता हूँ 2-2, 3-3 बार, क्योंकि वह चीज़ आपके दिमाग में बैठनी चाहिए। 1830 के दशक तक प्राच्यवादियों का विरोध और तीखा हो गया था। अब आप कहोगे जेम्स मिल, विलियम जोन्स याद कैसे रखे सर? तो चलो हम बता देते हैं कैसे याद रखें। जेम्स मिल क्या करते थे? जेम्स मिल कहते थे अंग्रेजी शिक्षा को आगे बढ़ाओ। जेम्स मिल कहते थे भारत की संस्कृति अच्छी नहीं है। तो आप इसको कैसे याद रखेंगे? आप याद रखेंगे कि जेम्स तुम मिल एक बार, फिर तुम्हें बताएंगे हमारी संस्कृति अच्छी है कि नहीं। ठीक है, जेम्स तुम मिल एक बार, फिर तुझे बताऊंगा कि हमारी संस्कृति अच्छी है कि नहीं। तो अब आपको मिल से याद आ जाएगा कि हाँ, जैसे प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन आएगा मिल और विलियम जोन्स पे, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आपको समझ में आ जाएगा मिल यानी तो मिल तुझे बताता हूँ कि कैसी संस्कृति है हमारी, आओ तुम्हें दिखाएं सुश्रुत। तो आपको वहाँ कन्फ्यूजन नहीं होगी, वरना विलियम जोन्स और जेम्स मिल में कन्फ्यूजन बहुत होती है। जब आप 500 फैक्ट पढ़ लेते हैं, इतनी किताबें पढ़ लेते हैं, बार बार रिवाइज नहीं करते हैं, तो दिक्कत होती है। तो मिल से अब आपको याद रहेगा जीवन में। कोई भी पूछेगा विलियम जोन्स कौन थे, जेम्स मिल कौन थे, तो आपको तुरंत याद आ जाएगा मिल तुम्हें बताता हूँ भारतीय संस्कृति क्या है। यानी जेम्स मिल हमारी संस्कृति को खराब बताते थे और विलियम जोन्स हमारी संस्कृति को अच्छा बताते थे। चलिए, थॉमस, नेक्स्ट नाम थॉमस बेबिंगटन मैकाले। अरे भाई, मैकाले नाम आपने सुना होगा, मैकाले, इन्हीं का पूरा नाम थॉमस बेबिंगटन मैकाले है। स्टेटमेंट में आ गया तो आधे तो वहीं बेहोश हो जाएंगे कि भाई ये कौन आ गए। तो मैकाले का ही पूरा नाम थॉमस बेबिंगटन मैकाले ही था। ठीक है, इन आलोचकों में सबसे मुखर और प्रभावशाली विचारक थे। ये 1830 के दशक में, नहीं 1833 में आते हैं। पहले विधि को संभालते हैं, अंग्रेजी शिक्षा को आगे बढ़ाने का इन्हें पूरा जिम्मा दिया जाता है। वह भारत को असभ्य देश मानते थे, यानी जेम्स मिल के साथ मैकाले भी जोड़ दो, जिसे सभ्यता का पाठ पढ़ाना जरूरी था। मैकाले के मुताबिक पूर्वी ज्ञान की कोई भी शाखा इंग्लैंड की प्रगति के समकक्ष भी नहीं थी। अरे मैकाले साहब, आज होते आप, आपको बताते कौन आगे था। मैकाले का कहना था एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक खाना ही भारत और अरब के समूचे देसी साहित्य के बराबर है। अरे भाई साहब, गुस्सा आती कभी कभी ना कि यार तुम्हें क्या पता भारतीय संस्कृति क्या थी। आप देखो तो भारतीय संस्कृति क्या थी, और आप आके यहाँ ऐसा लगता है कि मतलब ये स्टेटमेंट आप पढ़ो, यही आ जाएगा सीधे। ये स्टेटमेंट लिखा होगा नीचे कि ये किसने कहा था। नीचे 4 ऑप्शन होंगे, विलियम जोन्स, जेम्स मिल, मैकाले और कोई एक और नाम होगा। सीधे सीधे पूछ लेगा ये किसने कहा था। तो ये किसने कहा था? मैकाले ने कहा था कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक खाना ही भारत और अरब के समूचे देसी साहित्य के बराबर है। गजब व्यक्ति थे भाई। उनका तर्क था कि भारत में ब्रिटिश सरकार को प्राच्यवादी ज्ञान पर
सरकारी पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए, इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। 1813 में जो एक्ट आता है उसमें कहा गया था 1 लाख रुपए पर ईयर निकाला जाएगा शिक्षा के लिए। तो मैकाले आता है 1833 में। तो प्राच्यवादी जो भारतीय संस्कृति का समर्थन करते थे वो कहते थे 1 लाख रुपए उस शिक्षा पे खर्च करो जो भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाए, भारतीय साहित्य को आगे बढ़ाए और भारतीय भाषा में हो। और मैकाले जैसे लोग कहते थे कि नहीं, जो 1 लाख रुपया खर्च हो रहा है वो पहली बात तो तुम बेफालतू में खर्च कर रहे हो, और खर्च भी करना तो अंग्रेजी को पढ़ाने में करो, ब्रिटिशर्स की भाषा विज्ञान पढ़ाने में करो, ठीक है। गहन ऊर्जा और आवेश पूर्वक मैकाले ने अंग्रेजी भाषा सिखाने की जरूरत पर जोर दिया। आवेश पूर्वक यानी जबरदस्ती सिखाएंगे। उनका मानना था अंग्रेजी के ज्ञान से भारतीयों को दुनिया की श्रेष्ठतम साहित्यिक कृतियों को पढ़ने का मौका मिलेगा। यहाँ के लोग पश्चिमी विज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में हुए विकास से अवगत हो पाएंगे। इस प्रकार उनका कहना था कि अंग्रेजी पढ़ाना लोगों को सभ्य बनाने, उनकी रुचियों, मूल्यों और संस्कृतियों को बदलने का रास्ता हो सकता है। समस्या अंग्रेजी से नहीं है, अंग्रेजी भी सीखनी चाहिए, फारसी सीखो, तमिल सीखो, मलयालम सीखो, चाइनीज सीख लो, मंडारिन सीख लो, जापानी सब सीख, उससे दिक्कत नहीं है। दिक्कत किससे है कि आप हमारी संस्कृति को गलत ठहरा रहे हैं। आपको लगता है कि हमारी संस्कृति कुछ नहीं है, आपकी संस्कृति बहुत कुछ है। तभी मैं आपसे भी कहता हूँ, सबसे कहता हूँ कि अंग्रेजी सीखो, लेकिन अंग्रेजी का प्रयोग वहीं करो जहाँ आवश्यक है। मुझे अंग्रेजी आती है, लेकिन मैं अभी कहीं भी जाता हूँ मैं हिंदी में वार्तालाप करता हूँ। मेरी फेसबुक हिंदी में है, मेरा इंस्टा हिंदी में है, मैं यहाँ भी आप देखोगे पूरा हिंदी में ही रहता चीज़ें। क्यों? क्योंकि आवश्यकता ही नहीं है। आपको हिंदी समझ में आती है, मुझे हिंदी समझ में आती है, तो अंग्रेजी क्यों आए? मैं हमेशा सबसे कहता हूँ कि भाई साहब कहीं भी समस्या हो, आप इस वजह से परेशान मत होइए कि आपको इंग्लिश नहीं आती। सामने वाले को चुप कराइए कि भाई साहब आपको हिंदी नहीं आती भारत में रहकर। हम तो भारत में रहते हैं ना, हमें अंग्रेजी नहीं आती, बड़ा इशू नहीं है। आपको हिंदी नहीं आती, ये बड़ा इशू है। अगर आप नॉर्थ स्टेट में है, तमिल वाले को तमिल नहीं आती, ये इशू है। मलयालम नहीं आती केरल के आदमी को, ये इशू होनी चाहिए, ना कि अंग्रेजी नहीं आती। अंग्रेजी बाहर की भाषा, अंग्रेजी नहीं आती कोई बात नहीं, समझ में आया। अपनी भाषा नहीं आती ये शर्म की बात है। आप आइंदा किसी के भी सामने अंग्रेजी बोल रहा हो और आपको लग रहा हो कि यार मैं थोड़ा सा विवश हो रहा हूँ, इसके सामने थोड़ा नर्वस हो रहा हूँ, नहीं होने की ज़रूरत है। आपको अपनी भाषा आनी चाहिए, अंग्रेजी आए तो ठीक, वरना आप इस वजह से परेशान ना हो कि सामने वाले को अंग्रेजी आती है, आपको हिंदी आती है। उसको कहिए कि भाई साहब आपको हिंदी नहीं आती आपके क्षेत्र में रहकर, ये आपकी खराबी है, ना कि मुझे इंग्लिश नहीं आती मेरी खराबी। तो इसमें आप नर्वस मत होइए, ठीक है। आगे से कोई अंग्रेजी में बात कर रहा है और उसे ऐसा महसूस हो रहा है आपको कि वो कह रहा है कि देख तेरे को इंग्लिश नहीं आती, तो हिंदी में वार्तालाप करो, अपनी तमिल में, मलयालम में, मराठी में, किसी में वार्तालाप करो, लेकिन उनसे बताओ कि मुझे मेरी मातृभाषा आती है, तुझे तेरी मातृभाषा ही नहीं आती। खैर, मैकाले के मिनट्स के आधार पर 1835 का अंग्रेजों का शिक्षा अधिनियम पारित किया गया। तो कब शिक्षा अधिनियम पारित किया गया? 1835 में। यह फैसला भी लिया गया कि अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया जाए। कलकत्ता मदरसे, बनारस संस्कृत कॉलेज जैसे प्राच्यवादी संस्थानों को प्रोत्साहन ना दिया जाए। जैसा कि मैंने ऊपर बताया, इन संस्थानों को अपने आप क्षरण का शिकार होते जा रहे अंधकार के मंदिरों की संज्ञा दी गई। अब स्कूलों के लिए भी अंग्रेजी पाठ्य पुस्तकें छपने लगी। व्यवसाय के लिए शिक्षा। 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी के लंदन स्थित कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने भारतीय गवर्नर जनरल को शिक्षा के विषय में एक नोट भेजा। 1854 में हमने पिछले चैप्टर्स में भी पढ़ा था, पहली मिल लगी थी, सूती मिल का कारखाना। कहाँ लगा था? मुंबई में या अहमदाबाद में या कानपुर में? आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो कमेंट करके बताइएगा 1854 में कहाँ पहली मिल कारखाना लगा था। कंपनी के नियंत्रक मंडल के अध्यक्ष कौन थे? चार्ल्स वुड के नाम से जारी किए गए इस संदेश को वुड का नीति पत्र या वुड्स डिस्पैच के नाम से जाना जाता है। आपने वुड्स डिस्पैच पढ़ा होगा, कब का है? 1854 का। यानी 1853-54 बहुत महत्वपूर्ण डेट्स हैं। 1853-54 में डलहौजी ने विलय की नीति भी अपना रही थी, इस समय अपना रहा था।
1853 में ट्रेन भी चल रही थी, 1854 में कारखाना भी लग रहा था सूती वस्त्रों का, 1854 में वुड्स डिस्पैच भी आ रहा था। तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है डेट्स। इस दस्तावेज में भारत में लागू की जाने वाली शिक्षा नीति की रूपरेखा स्पष्ट करते हुए एक बार फिर दोहराया गया क्या कि प्राच्यवादी ज्ञान के स्थान पर यूरोपीय शिक्षा को अपनाने से कितने व्यवहारिक लाभ प्राप्त होंगे। यानी इनकी एक ही बात थी कि अंग्रेजी शिक्षा पढ़ाओ। इस दस्तावेज में यूरोपीय शिक्षा का एक व्यवहारिक लाभ आर्थिक क्षेत्र में बताया गया था। उनके मुताबिक यूरोपीय शिक्षा के माध्यम से भारतीयों को व्यापार और वाणिज्य के विस्तार से होने वाले लाभों को समझने और देश के संसाधनों के विकास का महत्व समझने में मदद मिलेगी। उन्हें यूरोपियन जीवन शैली से अवगत कराया गया। उनकी रुचियों आकांक्षाओं में भी बदलाव आएगा। ब्रिटिश वस्तुओं की मांग पैदा होगी क्योंकि तब यहाँ के लोग यूरोप में बनी चीज़ों को अपनाना और खरीदना शुरू कर देंगे। कहा जाता है अगर एक व्यक्ति को ख़त्म करना है तो उसकी संस्कृति ख़त्म करें, वही ये लोग कर रहे थे। देखो ना लास्ट लाइन में क्या लिखा है, यदि उन्हें यूरोपीय जीवन शैली से अवगत कराया गया तो उनकी रुचियों और आकांक्षाओं में भी बदलाव आएगा। ब्रिटिश वस्तुओं की मांग पैदा होगी क्योंकि तब यहाँ के लोग यूरोप में बनी चीज़ों को अपनाना और खरीदना शुरू कर देंगे। समझ रहे हो? सामने वाला आपको बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है और आप बर्बाद हो रहे हो ये सोचकर कि आई एम ड्यूड, मैं कूल हूँ। भाई आपको बर्बाद किया जा रहा है, आप कब समझोगे? ठीक है, खैर मैं बहक जाऊंगा तो फिर बहुत ज़्यादा चीज़ें बोलने लगूंगा। चलिए ख़त्म करते हैं इसको। वुड के नीति पत्र में यह भी तर्क दिया गया कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा। इससे वे ज़्यादा सत्यवादी ईमानदार बन जाएंगे। भाई साहब अंग्रेजी पढ़ाएंगे, ये अपनी भाषा में अपनी शिक्षा देंगे तो हम ईमानदार बन जाएंगे, हम सत्यवादी बन जाएंगे। आप समझिए उनकी मेंटेलिटी पकड़िए, क्योंकि आपको एनसीईआरटी सिर्फ प्रीलिम्स के लिए नहीं पढ़नी है, मेंस के लिए पढ़नी है, इंटरव्यू के लिए पढ़नी है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि जब आप सब्जेक्ट पढ़ें तो उस सब्जेक्ट के लिए नहीं पढ़ें, बल्कि एस्से, एथिक्स, ये भी आपके सब्जेक्ट लगे हुए हैं जो आपको इन्हीं चीज़ों को पढ़ के वहाँ का मटेरियल तैयार करना है। आप एस्से में लिखिए जाकर, आप एथिक्स में लिखिए जाकर, आप एग्जाम्पल ये कोट करिए कि देखो कैसे कैसे लोग होते हैं, कि हमें क्या मानते थे। आप कहीं भी एस्से में उठा के एग्जाम्पल ये कोट कर सकते हैं, आपके पास कई एस्से आते हैं, कहीं भी यूज हो सकता है। ठीक है, फलस्वरूप कंपनी के पास भरोसेमंद कर्मचारियों की कमी नहीं रहेगी। वाह, मतलब ये सिखाएंगे तो हम सत्यवादी हरिश्चंद्र बन जाएंगे। भाई साहब हम अपनी भाषा में सीखेंगे तो हम सत्यवादी नहीं बनेंगे, क्या हम पहले से सत्यवादी नहीं थे, ईमानदार नहीं थे? वाह। दस्तावेज के मुताबिक पूर्व का साहित्य न केवल भयानक त्रुटियों से भरा पड़ा था, बल्कि यह लोगों में ना तो काम के प्रति दायित्व और समर्पण का भाव पैदा कर सकता था और ना ही शासन के लिए आवश्यक निपुणता पैदा कर सकता था। यानी इनके कहने का मतलब था यहाँ के साहित्य पढ़ के मतलब आप बहुत अच्छा शासन नहीं चला सकते, बहुत अच्छा मतलब इंसान नहीं बन सकते हैं, सिंपल बोले तो। 1854 के नीति पत्र के बाद अंग्रेजों ने कई अहम कदम उठाए। क्या क्या, ये इंपॉर्टेंट है, सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा स्टेटमेंट में, यही वाला उठा के पूछेंगे और नीचे 3 स्टेटमेंट होंगे। 1854 के नीति पत्र के बाद अंग्रेजों ने कई अहम कदम उठाए, निम्नलिखित में से कौन से कदम थे? ठीक है, सरकारी शिक्षा विभाग का गठन किया गया पहला, ताकि शिक्षा संबंधी सभी मामलों पर सरकार का नियंत्रण स्थापित किया जा सके। पहला क्या था? सरकारी शिक्षा विभागों का गठन। दूसरा, विश्वविद्यालय शिक्षा की व्यवस्था विकसित करने के लिए भी कदम उठाए गए। दूसरा, विश्वविद्यालय की शिक्षा पर काम किया गया। 1857 में जब मेरठ दिल्ली में सिपाही विद्रोह कर रहे थे, उस समय कलकत्ता मद्रास बम्बई विश्वविद्यालयों की स्थापना की जा रही थी। स्कूली शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन के प्रयास भी किए गए। तो कब विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई, यह भी आप ध्यान रखेंगे। सीधे स्टेटमेंट यही आ जाएगा कि जब 1857 में मेरठ और दिल्ली में सिपाही विद्रोह कर रहे थे, उसी समय कलकत्ता मद्रास बम्बई विश्वविद्यालयों की स्थापना की जा रही थी। ये सीधे स्टेटमेंट पूछा जा सकता है। यूरोपीय ज्ञान के पक्ष में क्या तर्क थे? तो 1854 के वुड के नीति पत्र में प्राच्यवादी ज्ञान का विरोध करने वालों की निर्णायक विजय का संकेत था। इसमें कहा गया, हमें जोर देकर यह बात कहनी चाहिए कि भारत में हम जिस शिक्षा का प्रसार करना चाहते हैं, उस शिक्षा का लक्ष्य यूरोप की श्रेष्ठतर कलाओं, सेवाओं, दर्शन, साहित्य यानी
यूरोपीय ज्ञान का प्रसार करना है। सिंपल सी बात है, वो अपना प्रसार करना चाहते थे। ये बम्बई विश्वविद्यालय देख सकते हैं आप। नैतिक शिक्षा की मांग, ये कौन है? ये विलियम केरे हैं, जिन्होंने श्रीरामपुर मिशन की स्थापना में मदद की थी। पढ़ लेते हैं। 19वीं सदी में भारत में सक्रिय ईसाई प्रचारकों ने व्यवहारिक शिक्षा के पक्ष में दिए जा रहे तर्कों का घोर विरोध किया था। किसने? ईसाई प्रचारकों ने व्यवहारिक शिक्षा के पक्ष में जो तर्क थे उनका विरोध किया था। प्रचारकों का मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य लोगों के नैतिक चरित्र में सुधार लाना होता है और नैतिकता उत्थान केवल ईसाई शिक्षा के जरिए ही संभव है। यानी इनका मानना क्या था कि नैतिकता उत्थान केवल ईसाई शिक्षा के जरिए ही संभव है। फिर वही बात कि हमारी ही ठीक है। 1813 तक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में प्रचारक गतिविधियों के विरुद्ध थी। कंपनी को भय था कि प्रचारकों की गतिविधियों को वजह से स्थानीय जनता के बीच असंतोष पैदा होगा और लोग भारत में अंग्रेजों की उपस्थिति को शक की नज़र से देखेंगे। यानी आपको क्या डेट याद रखनी है? 1813 तक प्रचारक, जो ईसाई प्रचारक थे, वह नहीं आए थे। 1813 में भी कई चीज़ें परिवर्तित हुई हैं। ब्रिटिश नियंत्रण वाले भूक्षेत्रों में अपनी संस्थाएं न खोल पाने की वजह से प्रचारकों ने अंततः श्रीरामपुर में अपना मिशन खोला। यह इलाका डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में आता था। अब क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि प्रचारकों ने श्रीरामपुर में अपना मिशन खोला, ठीक है। दूसरा क्या बोलेंगे? यह इलाका ब्रिटिश नियंत्रण में आता था। आपको लगेगा ईसाई हैं, ब्रिटिशर्स में के समय आए थे, ब्रिटिशर्स के समर्थन से ही आए थे, तो इन्होंने ब्रिटिशर्स के एरिया में ही संस्था अपनी जो भी मिशन है वह सब खोला होगा। लेकिन यहाँ पर आप गलत हो जाएंगे। यहाँ पर आप देखिए साफ साफ लिखा है कि प्रचारकों ने ब्रिटिश नियंत्रण वाले भूक्षेत्र पे नहीं खोला था। इसमें खोला था डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में जो क्षेत्र आता था वहाँ पर अपना एक्टिविटी स्टार्ट की थी। 1800 में एक छापा मार खाना लगाया गया और 1818 में एक कॉलेज खोला गया। फिर से मैं पढ़ देता हूँ, महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन बनेगा और फंसेंगे आप। ब्रिटिश नियंत्रण वाले भूक्षेत्रों में अपनी संस्थाएं न खोल पाने की वजह से प्रचारकों ने अंततः श्रीरामपुर में अपना मिशन खोला। यह इलाका डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में आता था। वर्ष 1800 में एक छापा खाना लगाया गया और 1818 में एक कॉलेज भी खोला गया। 19वीं सदी के दौरान पूरे भारत में प्रचारक स्कूल खोले गए। 1857 के बाद भारत की ब्रिटिश सरकार प्रचारक शिक्षा को प्रत्यक्ष सहायता देने में आनाकानी करने लगी। सरकार को लगता था स्थानीय रीति रिवाज, व्यवहार, मूल्य, मान्यताएं, धार्मिक विचारों से किसी भी तरह की छेड़छाड़ देसी लोगों को भड़का सकती है। सिंपल समझ में आया? सिंपल सा है कि अगर हम रीति रिवाजों के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो हो सकता है ये लोग भड़क जाएं। तो ये कलकत्ता के पास हुगली नदी के तट पर स्थित श्रीरामपुर कॉलेज है। कौन सी नदी? हुगली नदी। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। जो मैं कह दूं इम्पोर्टेंट है, इसका मतलब PYQ कहीं ना कहीं ऐसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। स्थानीय पाठशालाओं का क्या हुआ? अब ब्रिटिशर्स आ गए तो इससे पहले जो पाठशालाएं चल रही थी उनका क्या हुआ? क्या आपको कुछ अंदाजा है कि अंग्रेजों से पहले यहाँ बच्चों को किस तरह पढ़ाया जाता था? क्या आपने कभी सोचा उस समय बच्चे स्कूल जाते भी थे या नहीं? अगर स्कूल जाते थे तो ब्रिटिश शासन के तहत उनका क्या हुआ? तो आप जानते हैं गुरुकुल पद्धति जैसी चीज़ें थी। ये एक थे विलियम एडम। विलियम एडम कौन थे? स्कॉटलैंड से आए ईसाई प्रचारक थे। पूछा जाता है कौन थे। 1830 के दशक में ये बंगाल बिहार के जिलों का दौरा करते हैं। कंपनी ने उन्हें देसी स्कूलों में शिक्षा की प्रगति पर रिपोर्ट तैयार करने का जिम्मा सौंपा था। एडम ने जो रिपोर्ट तैयार की वह दिलचस्प थी। आपको पर्सन याद रखना है, ये पर्सन कौन था? तो यह ईसाई प्रचारक था
स्कॉटलैंड से आया था और इसे देसी स्कूलों में शिक्षा की प्रगति पर रिपोर्ट तैयार करने का जिम्मा सौंपा गया था। इतना इम्पोर्टेंट है बस। एडम ने पाया कि बंगाल और बिहार में 1 लाख से ज़्यादा पाठशालाएं हैं। 1 लाख से ज़्यादा पाठशालाएं हैं। ये बहुत छोटे छोटे केंद्र थे जिनमें आमतौर पर 20 से ज़्यादा विद्यार्थी नहीं होते थे। फिर भी इन पाठशालाओं में पढ़ने वाले बच्चों की कुल संख्या काफ़ी बड़ी यानी 20 लाख से भी ज़्यादा थी। ये पाठशालाएं संपन्न लोगों या स्थानीय समुदायों द्वारा चलाई जा रही थीं। कई पाठशालाएं स्वयं गुरु द्वारा ही प्रारंभ की गई थीं। यानी कुछ ऐसी जगह है जहाँ कोई संपन्न व्यक्ति है तो वही पढ़ा रहा है अपने रुपयों से, और कहीं हो सकता है कि बड़े आदमी जो हैं वह दान दे दे और एक व्यक्ति को अपॉइंट कर दे, वह सभी बच्चों को पढ़ा रहा हो। ठीक है। शिक्षा का तरीका काफ़ी लचीला था। आप आज जिन चीज़ों की स्कूलों से उम्मीद करते हैं उनमें से कुछ चीज़ें उस समय की पाठशालाओं में भी मौजूद थी। बच्चों की फीस निश्चित नहीं थी। ये तो आपको भी पता है कि बच्चों की फीस निश्चित उस समय नहीं होती थी। जो बड़े लोग हैं, राजा वगैरह हैं, वो दान करते थे, उन्हीं रुपयों से शिक्षाएं दी जाती थी। छपी हुई किताबें नहीं होती थी, आपको भी पता है। इमारत कोई नहीं होती थी, ऐसे ही कोई बैठ जाता था। बेंच कुर्सी नहीं होती थी, ब्लैक बोर्ड नहीं होता था। अलग से कक्षाएं लेने, बच्चों की हाजिरी लेने का कोई इंतजाम नहीं था। सालाना इम्तिहान, नियमित समय सारणी जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी। कुछ पाठशालाएं बरगद की छांव में लगती थीं, तो कई गांव की दुकान या मंदिर के कोने या गुरुओं के घर पर बच्चों को पढ़ाया जाता था। तो ये सब पता है, ये सब लिखना नहीं है। आप लोग कहते हैं ना नोट्स क्या बनाएं, जो पूछते हैं नोट्स कैसे बनाएं एनसीईआरटी के, आपको ये डिलीवर करें। भाई ये देखो, यहाँ नोट्स बनवाए जाते हैं, क्या इंपॉर्टेंट है, आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ बताया जाता है। बच्चों की फीस उनके माँ बाप की आमदनी से तय होती थी। मतलब ये नहीं है कि 500 रुपया महीना है तो सबसे है, नहीं। आपके घर में गरीब कोई है तो 20 रुपया दे दो। आप राजा महाराजा हैं तो आप 5,000 रुपया दो। तो जितना जिसकी हैसियत उस हिसाब से रुपया लिया जाता था, ना कि एक सबसे बराबर फीस। और कोई बहुत गरीब है तो उसे फ्री भी पढ़ाया जाता था। अमीरों को ज़्यादा, गरीबों को कम फीस देनी पड़ती थी। शिक्षा मौखिक होती थी। क्या पढ़ाना है, क्या बात विद्यार्थियों की ज़रूरतों को देखते हुए गुरु ही तय करते थे। मतलब पर्सन टू पर्सन वेरी करता था। किसी को मैथ ही स्ट्रांग है तो मैथ पे फोकस क्यों करें, उसकी जो वीक सब्जेक्ट है उस पर फोकस करेंगे ना। तो ऐसा ही होता था। हालांकि उस समय ये पढ़ाया नहीं जाता था मैथ विज्ञान। उस समय शिक्षाएं जो थी वह कोई नौकरी लगने के लिए नहीं दी जाती थी, जीवन जीने के लिए दी जाती थी। ठीक है। विद्यार्थियों को अलग कक्षाओं में नहीं बैठाया जाता था। सभी एक जगह एक साथ बैठते थे। अलग अलग स्तर के विद्यार्थियों के साथ गुरु अलग से बात कर लेते थे। जैसे आप कई बड़े बड़े टीचर्स के नाम सुनकर एडमिशन ले लेते हैं, लेकिन वहाँ पता चलता है कि कह तो दिया जाता है 1 to 1, लेकिन उन टीचर्स को पढ़ाना ही इतना होता है कि वह आपसे इंटरेक्ट नहीं कर पाते। वहाँ कोई एक पर्सन होता है जो आपकी चीज़ों का समाधान करता है। आपको लगता है कि हमने तो सोचा था ये हमारे डाउट क्लियर करेंगे, ये तो हमसे बात भी नहीं कर रहे, इन्हें तो हमें ये हमें पहचानते भी नहीं। ठीक है। तो बड़े लोगों के चेहरे दिखाकर एडमिशन लेकर और फिर डाउट क्लियर करना है या बात करनी है तो उनके लिए अलग से लोग लगे हैं। जो आपको चेहरे दिख रहे हैं वो आपको शायद कभी बात आपसे ना करें। ठीक है। तो ये भी डिपेंड करता है कि आप जहाँ एडमिशन ले रहे हैं वहाँ कैसी सुविधाएं हैं। एडम ने पाया कि यह लचीली प्रणाली स्थानीय आवश्यकताओं के लिए काफ़ी अनुकूल है। उदाहरण के लिए फसलों की कटाई के समय कक्षाएं बंद हो जाती थी, क्योंकि उस समय गांव के बच्चे प्राय खेतों में काम करने चले जाते थे। कटाई और अनाज निकल जाने के बाद पाठशाला दोबारा शुरू हो जाती थी। इसका परिणाम यह था साधारण काश्तकारों के बच्चे भी पढ़ाई कर सकते, यानी बच्चों के अनुकूल चीज़ें थीं। बच्चे को 1 to 1 मेंटोरशिप दी जाती थी कि भाई किस पे वीक है, किस में स्ट्रांग है, इसको कैसे पढ़ाना चाहिए। अच्छा ये घर में काम है तो चलो छुट्टी कर देते हैं, कटाई हो रही है, बाद को बुला लेंगे। तो पढ़ाने पे फोकस था, कैसे पढ़ाया जा सकता है और अच्छा पढ़ाया जा सकता है। ठीक है। महत्वपूर्ण नहीं है रोज ही पढ़ाया जाए, महत्वपूर्ण है कि जब पढ़ाया जाए तो ढंग से पढ़ाया जाए। नई दिनचर्या, नए नियम, क्या है ये। 19वीं सदी के मध्य तक कंपनी का ध्यान मुख्य रूप से उच्च शिक्षा पर था। मतलब वही है ना कि छोटे मोटे काम तुम लोग देख लो, बड़ा काम हम देखेंगे टाइप। ठीक है। तो उच्च शिक्षा पर इनका काम था, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे ब्रिलियंट पर्सन
चाहते थे, जो इनकी व्यापार और सत्ता को संभाल सके, जिससे ब्रिटिशर्स को इंग्लैंड वगैरह से बुलाना ना पड़े लोगों को, तभी ये शिक्षा दे रहे थे। इसलिए कंपनी ने स्थानीय पाठशालाओं के कामकाज में काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई, ठीक है, उसमें दखल नहीं दिया, क्योंकि उन्हें वो बड़े लोग चाहिए थे। 1854 के बाद कंपनी ने देसी शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने का फैसला लिया। कंपनी का मानना था कि इसके लिए मौजूदा व्यवस्था के भीतर ही बदलाव किए जा सकते हैं। कंपनी एक नई दिनचर्या, नए नियमों, नियमित शिक्षाओं, नियमित निरीक्षणों के जरिए पाठशालाओं को और व्यवस्थित करना चाहती थी। यानी एक वर्ड में कहें तो ब्रिटिशर्स सिस्टमैटिक चीज़ें करना चाहते थे, जैसा कि आज हो रहा है। धीरे धीरे यहीं से परिवर्तन शुरू हुआ और आज वाली व्यवस्था चलने लगी। आज मैं देख रहा था कि कई बच्चे हैं नर्सरी केजी में जा रहे हैं, एनसी में, केजी में एसी वाले कक्षाएं हैं भाई, एसी वाली कक्षाएं। हम तो जहाँ पढ़ते थे वहाँ पंखा भी नहीं था, आज बंदा एसी की कक्षा में पढ़ने जा रहा है। अगर किसी व्यक्ति को आप सारी शानो शौकत दे दोगे तो बहुत रेयर होता है कि वह मेहनत करके अपना पैसा पैदा करे। आप गरीब घर से आते हैं, आप मेहनत कर रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि भाई हमें ही बदलना है चीज़ें। जो पहले से ही सुकून में रहेगा ना, उसे क्या पता चलेगा कि कैसे पैसा पैदा किया जाता है। तो मुझे ये लगता है कि जब पढ़ाई हो रही हो ना, तो अगर पैसा है भी तो थोड़ा कम ही दो उसे, उसे पता चले कि हाँ पैसा इतना आसान नहीं है पैदा करना, ठीक है। खैर, आते हैं इसके लिए क्या किया जा सकता था। कंपनी ने क्या कदम उठाए। सबसे पहले तो कंपनी ने बहुत सारे पंडितों को सरकारी नौकरी पर रख लिया। प्रत्येक पंडित को 4-5 स्कूलों की देखरेख का जिम्मा सौंपा जाता था। पंडितों का काम पाठशालाओं का दौरा करना, वहाँ अध्यापन की स्थितियों में सुधार लाना था। यानी पकड़ा भी किसे, यही के व्यक्ति को, ठीक है। जैसे ये निरीक्षण करने जाए तो किसी को ये ना लगे कि देखो बाहर ही व्यक्ति आ गया, ऐसा लगे कि अच्छा पंडित जी आए हैं टाइप। प्रत्येक गुरु को निर्देश दिया गया कि वे समय समय पर अपने स्कूल के बारे में रिपोर्ट भेजें, कक्षाओं का नियमित सारणी के अनुसार पढ़ाएं। वही बात है, आप फिर से हमारे यहाँ घुस रहे हो, हमारी चीज़ों को डिस्टर्ब कर रहे हो वाली बात हो गई। अब अध्यापन पाठ्य पुस्तकों पर आधारित होगा। विद्यार्थियों की प्रगति को मापने के लिए वार्षिक परीक्षाओं की रूपरेखा तैयार की जाने लगी। विद्यार्थियों से कहा गया वे नियमित रूप से शुल्क दें। सबसे मेन बात तो यही है भाई, जिसके पास नहीं है शुल्क, अभी तक वो पढ़ रहा था, लेकिन आपकी वजह से अब शायद नियमित कक्षा में ना आए। नियमित रूप से कक्षा में आए, तय सीट पर बैठे, अनुशासन के नियमों का पालन करें। अब उसे कटाई करने जाना है, अब आप कह रहे हो कक्षा में नियमित समय पर आओ, सही से आओ, रोज आओ, कैसे हो पाएगा। नए नियमों पर चलने वाली पाठशालाओं को सरकारी अनुदान मिलने लगे। जो पाठशालाएं नई व्यवस्था के भीतर काम करने को तैयार नहीं थीं, उन्हें कोई सरकारी सहायता नहीं दी जाती थी। जिन गुरुओं ने सरकारी निर्देशों का पालन करने की बजाय अपना स्वतंत्रता बनाए रखी, वे सरकारी सहायता प्राप्त और नियमों से चलने वाली पाठशालाओं के सामने कमजोर पड़ गए। वही बात है ना, जिसके पास रुपया वही ज़्यादा फेमस, वही ज़्यादा दिखेगा। मैं कई ऐसे स्कूल जानता हूँ नामी गिरामी, वहाँ लैब तक कराया नहीं जाता सही से, और बढ़िया से रुपए लाखों ले रहे हैं। तो वही चीज़ है ना कि बड़ी दुकान में फीके पकवान वाला कहावत। इन नए नियमों और दिनचर्या का एक और भी नतीजा हुआ। सब पहले वाली व्यवस्था में गरीब किसानों के बच्चे भी पाठशालाओं में जा सकते थे, क्योंकि पाठशालाओं की समय सारणी काफ़ी लचीली होती थी कि हाँ आज कोई काम था, देर से आ पाए कोई बात नहीं, आओ 4 घंटे नहीं 2 घंटे तब भी पढ़ोगे, ठीक है। लेकिन नई व्यवस्था में क्या है, ये 2 मिनट लेट कैसे हो गए, जाओ बाहर मुर्गा बनो। भाई कभी कभी होता है, हो जाता है लेट। नई व्यवस्था के अनुशासन की मांग थी कि बच्चे नियमित रूप से स्कूल आएं। अब कटाई के मौसम में बच्चों के स्कूल में आना जरूरी था, जबकि उस समय गरीब घरों के बच्चे खेतों में काम करने जाते थे। अगर कोई बच्चा स्कूल नहीं आ पाता था, अनुशासनहीनता माना जाता था, पढ़ना लिखना ही नहीं चाहता ऐसा कहा जाता था बच्चों से। तो ये सब जो चीज़ें थी, इन्होंने डिस्टर्ब की। अरविंदो घोष बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन, बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी इंडियन हिस्ट्री की। 1908 को बॉम्बे में अपना एक संभाषण में राष्ट्रीय शिक्षा पर बोलते हुए कहा, इसका लक्ष्य छात्रों में राष्ट्रीयता का भाव जागृत करना है। इसके लिए अपने पूर्वजों के साहसिक कार्यों पर गहराई से चिंतन करना आवश्यक होगा।
शिक्षा को मातृभाषा में होना चाहिए। ये देखो, ये सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा, शायद अरविंदो घोष जी पे क्वेश्चन किसी न किसी परीक्षा में पूछा जा चुका है। ये क्या कहते थे, ये मातृभाषा के समर्थक थे। शिक्षा को मातृभाषा में होना चाहिए, अरविंदो घोष जी ने कहा है। जैसे राजा राम मोहन राय पे क्वेश्चन आ गया इस बार, अरविंदो घोष पर भी क्वेश्चन आ सकता है। ऑलरेडी आ भी चुका है कई एग्जाम्स में, अब किस में आया मुझे क्लिक नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ आ चुका है। ताकि यह अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके, अरविंदो ने इस बात पर भी बल दिया कि यद्यपि छात्रों को अपने मूल के साथ जुड़े रहना चाहिए, फिर भी उसको आधुनिक वैज्ञानिक आविष्कारों तथा लोकप्रिय शासन व्यवस्था के संदर्भ में पश्चिमी देशों के अनुभव का भी भरपूर लाभ उठाना चाहिए। जो मैं कहता हूँ कि आपको दूसरों की चीज़ें भी पढ़नी चाहिए, लेकिन अपनी भूलनी नहीं चाहिए। ठीक है, अपना पहले, अपनी भाषा पहले, बात को अंग्रेजी, बात को वैज्ञानिक शिक्षा, बात को उनकी शिक्षा, बात को उनकी चीज़ें, पहले अपनी तो पढ़ लो। इसके अतिरिक्त छात्रों को कोई हस्तकला भी सीखनी चाहिए, ये भी महत्वपूर्ण है। ये स्टेटमेंट जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ सीधे सीधे कॉपी पेस्ट मारेंगे, देख लीजिएगा, ताकि वे स्कूल छोड़ने पर यथासंभव रोजगार पा सकें। आपने देखा होगा महात्मा गांधी भी हस्तकला को प्रोत्साहित करना चाहते थे। वो चाहते थे कि स्किल होनी चाहिए पर्सन में कोई ना कोई, जिससे उन्हें नौकरी आसानी से मिल सके, वो कोई काम कर सके। और अरविंदो घोष भी इस बात पे सहमत थे। तो जितना हाईलाइट किया वो आप अपने नोट्स पे रट लें, बिल्कुल कंठस्थ कर लें, क्वेश्चन टपकेगा कभी न कभी। राष्ट्रीय शिक्षा की कार्यसूची। केवल अंग्रेज अफसर ही भारत में शिक्षा के बारे में नहीं सोच रहे थे। अब हमने अंग्रेजों के बारे में सब कुछ पढ़ लिया, अब भारतीय लोगों के बारे में पढ़ेंगे। 19वीं सदी की शुरुआत से ही भारत के विभिन्न भागों के बहुत सारे विचारक शिक्षा के व्यापक प्रसार की जरूरत पर जोर देने लगे थे। यूरोप में आ रहे बदलावों से प्रभावित कुछ भारतीयों का मानना था कि पश्चिमी शिक्षा भारत का आधुनिकीकरण कर सकती है। वही जो मैंने बताया था पिछली बार कि दो लोग टाइप के लोग थे, एक पाश्चात्य शिक्षा को सही मानते थे और एक भारत की शिक्षा और पाश्चात्य शिक्षा दोनों को सही मानते थे, और एक केवल भारत की शिक्षा को सही मानते थे, ऐसा भी कह सकते हैं। उन्होंने अंग्रेजों से आह्वान किया कि वे नए स्कूल, कॉलेज, विद्यालय ताकि सब कुछ खोलें और उस पर पैसा खर्च करें, मतलब ये कहते हैं। कुछ प्रयासों के बारे में आप अध्याय 9 में भी पढ़ेंगे। राजा राम मोहन राय जी के बारे में, दयानंद सरस्वती जी के बारे में अध्याय 9 में हम लोग पढ़ेंगे कल। परंतु बहुत सारे भारतीय पश्चिमी शिक्षा के विरुद्ध थे। महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर इसी तरह के लोगों में से थे। तो आपको याद रखना है तीसरा फैक्ट यहाँ पर, पहला तो अरविंदो घोष जी के बारे में हो गया, दूसरा तीसरा महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर। महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर दोनों लोग भारतीय पश्चिमी शिक्षा के विरुद्ध में थे। रट लीजिए, यही सीधे कॉपी पेस्ट होंगे, फिर हम तो दिखा देंगे एनसीईआरटी से है, आप गलत करके आएंगे। क्या कहना था इन लोगों का, देखते हैं। अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया है। किसने कहा था, महात्मा गांधी जी ने कहा था। महात्मा गांधी जी को मानने वाले भी लोग आज अंग्रेजी के ही पिछलग्गू बन गए हैं। खैर, महात्मा गांधी का कहना था कि औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा कर दिया। अब आपका क्या काम है, जो मैं बोलता हूँ बार बार कि हिस्ट्री हिस्ट्री के लिए मत पढ़ो, हिस्ट्री जीवन के लिए भी पढ़ो, एस्से और एथिक्स के लिए भी पढ़ो। अब यही लाइन आप कहीं भी, जो बहुत ज़्यादा आपको मतलब कहते हैं हमारी भाषा में कि बहुत ज़्यादा औलिया बनता हो, बहुत ज़्यादा अपने आप को महान बताता हो ना, इंग्लिश का ज्ञाता हो, उसको ये लाइन चेप देना कि महात्मा गांधी जी ने कहा था कि औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा कर दिया है। ठीक है, तो तुम जो अंग्रेजी बोल रहे हो ना, इसको महात्मा गांधी जी भी गलत बोल कहते थे। महात्मा गांधी जी भी कहते थे कि पहले अपनी भाषा सीख लो, ठीक है, अपने अपने कल्चर को सीख लो, फिर अंग्रेजी सीख लेना। इसके प्रभाव में आकर यहाँ के लोग पश्चिमी सभ्यता को श्रेष्ठतर मानने लगे हैं। अपनी संस्कृति के प्रति उनका गौरव भाव नष्ट हो गया है। सोचो कितना बढ़िया हिस्से में आप ये सब लिख सकते हैं कोट करके महात्मा गांधी जी को। महात्मा गांधी जी ने कहा, इस शिक्षा में विष भरा है, यह पापपूर्ण है, इसने भारतीयों को दास बना दिया है, इसने लोगों पर प्रभाव डाला है। कितनी बड़ी बड़ी बातें कहकर गए हैं, आप इनको रटिए और जहां मन हो वहां यूज करिए। उनके मुताबिक पश्चिम से अभिभूत, पश्चिम से आने वाली हर चीज की प्रशंसा करने वाले, इन संस्थाओं में पढ़ने वाले भारतीय ब्रिटिश शासन को पसंद करने लगे थे। उन्होंने ये कहा मेनली कि जो संस्कृति बाहर से आ रही है, जो शिक्षा बाहर से आ रही है, उसकी वजह से लोग अपने यहाँ के कल्चर को भूलकर
ब्रिटिश शासन को ही पसंद कर रहे हैं, उनकी शिक्षाओं को पसंद कर रहे हैं, उनके जैसे ही बनते जा रहे हैं। महात्मा गांधी एक ऐसी शिक्षा के पक्षधर थे जो भारतीयों के भीतर प्रतिष्ठा और स्वाभिमान का भाव पुनर्जीवित करे। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उन्होंने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे शिक्षा संस्थाओं को छोड़ दें, अंग्रेजों को बताएं कि अब वे गुलाम बने रहने के लिए तैयार नहीं हैं। तो शिक्षा संस्थाओं को छोड़ दें, ये भी कहा था गांधी जी ने। ठीक है। महात्मा गांधी जी की दृढ़ मान्यता थी कि शिक्षा केवल भारतीय भाषाओं में हो। लो, जो अंग्रेजी बहुत ज़्यादा बोलते हैं उनके मुंह पर यही कमेंट मार देना कि भैया हम नहीं कह रहे। महात्मा गांधी जी ने कहा था शिक्षा केवल भारतीय भाषाओं में ही दी जानी चाहिए। जब आप बड़े व्यक्ति को कोट करते हैं ना, तो आपकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। जैसे आपने किसी से कहा भारतीय भाषाओं में शिक्षा होनी चाहिए, तो कहेगा चल निकल बे, तू बताएगा। और जब आप कहोगे महात्मा गांधी जी ने कहा था शिक्षा केवल भारतीय भाषाओं में ही होनी चाहिए, अब हम महात्मा गांधी जी को गलत नहीं कह पाएगा। समझ में आ रहा है आप? तो कई बार इंटरव्यू में भी आप जब जाएंगे तो यही समझाया जाता है। इंटरव्यू भी आप देंगे या कहीं भी बात करें, कहीं भी तर्क वितर्क हो, तो आप किसी बड़े व्यक्ति को लाकर बीच में कह दें कि फलाने ने ऐसा कहा था। अब सामने वाला उसको काट नहीं पाएगा, क्योंकि अगर काटेगा तो इसका मतलब आप महात्मा गांधी जी को गलत कह रहे हैं। अब आप महात्मा गांधी जी से बड़े हो गए क्या? समझ में आया? तो कभी भी फंसे आप तो किसी बड़े व्यक्ति को, तभी कहा जाता है कि किताबों को पढ़िए, अनेक किताबों को पढ़िए, अनेक जो चीज़ें हैं उन सब का अध्ययन करिए, और क्या चीज़ कहाँ पर यूज हो जाए कोई बता नहीं सकता। ठीक है, तो ये लाइन आपको याद रहनी चाहिए। उनके मुताबिक, और जिस प्रकार इस समय शिक्षा मातृभाषाओं पर हिंदी, मराठी, तमिल सब पर चल रहा है, इससे या एथिक्स क्वेश्चन आएगा, ऐसा इंटरव्यू में आपसे पूछा जाएगा, तो आप वहाँ यूज कर सकते हैं। अंग्रेजी में दी जा रही शिक्षा भारतीयों को अपाहिज बना देती है। उसने उन्हें अपने सामाजिक परिवेश से काट दिया है, उन्हें अपनी ही भूमि पर अजनबी बना दिया है। जो मैंने बताया था स्टार्टिंग में आपसे, आपको अंग्रेजी नहीं आती ये शर्म की बात नहीं है, सामने वाले को हिंदी नहीं आती ये शर्म की बात है, सामने वाले को तमिल नहीं आती, मलयालम नहीं आती, मराठा नहीं आती, बंगाली नहीं आ रही, उसकी मातृभाषा उसे नहीं पता है, ये शर्म की बात उसके लिए है। आपके लिए शर्म की बात नहीं है कि आपको अंग्रेजी नहीं आती। आप अपनी मातृभूमि में अपनी भाषा बोल रहे हैं, डेट्स राइट। अपनी ही भूमि पर अजनबी बना दिया है। भाई साहब आप अंग्रेजी तो बोल रहे हो, हिंदी नहीं आती आपको, आप गलत हैं, मैं गलत नहीं हूँ। उनकी राय में विदेशी भाषा बोलने वाले, स्थानीय संस्कृति से घृणा करने वाले अंग्रेजी शिक्षित भारतीय अपनी जनता से जुड़ने के तौर तरीके भूल चुके थे। आपको भी कई बार लगता होगा जो अंग्रेजी बोल रहा है कि भाई कुछ अलग ही लेवल का है बंदा। शांति निकेतन इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी में, यूनेस्को में शामिल हुआ है। महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी जी रविन्द्रनाथ टैगोर जी की और लड़कियों की एक टोली के साथ बैठे हैं 1940 में। महात्मा गांधी जी का कहना था पश्चिमी शिक्षा मौखिक ज्ञान की बजाय केवल पढ़ने लिखने पर केंद्रित है। बहुत बड़े बड़े फैक्ट हैं यहाँ से। आपको लगेगा मैं टाइम दे रहा हूँ, लेकिन टाइम मेरा ही खराब हो रहा है अगर मैं कहूँ तो। लेकिन मैं आपको चाहता हूँ कि आपका ये यूज सिर्फ एक जगह ना हो, हिस्ट्री में नहीं, इथिक्स, एस्से, इंटरव्यू सबके लिए आप तैयार हो, मेंस के लिए, प्रीलिम्स के लिए, सब प्रिपेयर होके जाएं। उसमें पाठ्य पुस्तकों पर तो जोर दिया जाता है, लेकिन जीवन अनुभवों और व्यवहारिक ज्ञान की उपेक्षा की जाती है। गांधी जी का तर्क था कि शिक्षा से व्यक्ति का दिमाग और आत्मा विकसित होनी चाहिए। यही आ जाएगा स्टेटमेंट एस्से में, क्या आएगा कि शिक्षा से व्यक्ति का दिमाग और आत्मा विकसित होनी चाहिए। ऐसा कुछ पूछ देंगे, लिखो 1200 शब्द। उनकी राय में केवल साक्षरता यानी पढ़ने लिखने की क्षमता पा लेना ही शिक्षा नहीं होती। जैसे सिर्फ इंग्लिश बोलने लगना ही शिक्षा नहीं है। नॉलेज कितना ये बताओ। इसके लिए तो लोगों को हाथ से काम करना पड़ता है, हुनर सीखने पड़ते हैं, या जानना पड़ता है कि विभिन्न चीज़ें किस तरह काम करती हैं। इससे उनका मस्तिष्क और समझने की क्षमता दोनों विकसित होंगे। साक्षरता ही शिक्षा नहीं है, ये सीधे हिस्से में आएगा, यही लिखा होगा बस एक टॉपिक, साक्षरता ही शिक्षा नहीं है। महात्मा गांधी जी ने लिखा था शिक्षा से मेरा मतलब इस बात से है कि बालक और मनुष्य के देह, मस्तिष्क, भावना के श्रेष्ठ तत्वों को सामने लाया जाए। साक्षरता ना तो शिक्षा का अंत है और ना ही उसकी शुरुआत। यह तो केवल एक साधन है जिसके जरिए पुरुषों और महिलाओं को शिक्षा दी जा सकती है। साक्षरता अपने आप में शिक्षा नहीं होती,
लिहाजा मैं बच्चों को शिक्षित करते हुए सबसे पहले उन्हें कोई उपयोगी हस्त कौशल सिखाऊंगा। आज भी सबसे महत्वपूर्ण है तो स्किल है। आप कहते हैं प्लान बी क्या है? मेरे अंदर पढ़ाने का स्किल है, मैं पढ़ा रहा हूँ 5-6 साल से, तो मैं पढ़ाना शुरू कर दिया, मेरा प्लान बी तैयार हो गया अपने आप। तो आपके अंदर कोई ना कोई स्किल होनी चाहिए, ठीक है? आप कोई ना कोई स्किल डेवलप करके चलें। उन्हें शुरू से ही कुछ करने और रचने के लिए, पैदा करने के लिए तैयार करूँगा। मेरा मानना है दिमाग और आत्मा का सर्वोच्च विकास इस तरह की शिक्षा में ही संभव है। प्रत्येक हस्तकौशल आज की तरह केवल यांत्रिक ढंग से ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिक ढंग से पढ़ाया जाना चाहिए। यानी बच्चे को प्रत्येक प्रक्रिया के क्यों और किस लिए का पता होना चाहिए। जैसे जैसे राष्ट्रीय भावना का प्रसार हुआ, कोई दूसरे विचारक भी एक ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के बारे में सोचने लगे जो अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई व्यवस्था से आमूल तौर पर भिन्न हो। टैगोर का शांति निकेतन मोस्ट इम्पोर्टेंट, अब तो नहीं, अब क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, लेकिन इम्पोर्टेंट था 2 साल से। आप में से बहुत सारे दोस्तों ने शांति निकेतन के बारे में सुना होगा। क्या आप जानते हैं इसकी स्थापना किसने और क्यों की? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने 1901 में शुरू की थी यह संस्था। टैगोर जब बच्चे थे तो स्कूल जाने से बहुत चिढ़ते थे, वहाँ उनका दम घुटता था, उन्हें स्कूल का माहौल दमनकारी लगता था। टैगोर को ऐसे लगता था मानो स्कूल कोई जेल हो, क्योंकि वहाँ बच्चे मनचाहा कभी नहीं कर पाते। जब दूसरे बच्चे शिक्षक को सुन रहे होते थे, टैगोर का दिमाग कहीं और भटक रहा होता था। कलकत्ता के अपने स्कूल जीवन के अनुभवों ने शिक्षा के बारे में टैगोर के विचारों को काफ़ी प्रभावित किया। जब वे बड़े हुए तो उन्होंने एक ऐसा स्कूल खोलने के बारे में सोचा जहाँ खुश रह सके बच्चे, जहाँ वे मुक्त और रचनाशील हों, जहाँ वे अपने विचारों आकांक्षाओं को समझ सके। टैगोर को लगता था कि बचपन का समय अपने आप सीखने का समय होना चाहिए। वह अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई शिक्षा व्यवस्था के कड़े और बंधनकारी अनुशासन से मुक्त होना चाहते थे। शिक्षक कल्पनाशील हों, बच्चों को समझते हों और उनके अंदर उत्सुकता, जानने की चाह विकसित करने में मदद करें। टैगोर के मुताबिक वर्तमान स्कूल बच्चे की रचनाशीलता, चकित होने के उसके स्वाभाविक गुण को मार देते हैं। और सही बात है, आज भी आप देखो वही सब्जेक्ट्स हैं, अब बच्चे से पूछे नहीं जा रहा। हालांकि नई एजुकेशन पॉलिसी में कहा जाता है कि आप हिस्ट्री के साथ कुछ मैथ भी ले सकते हो। पहले क्या है, पीसीएम या पीसीबी, हम फिजिक्स के साथ पॉलिटी पढ़ ही नहीं सकते। अब हमें फिजिक्स और पॉलिटी पसंद है तो क्यों नहीं पढ़ा रहे, आप फिजिक्स पॉलिटी पढ़ाओ। टैगोर का मानना था सृजनात्मक शिक्षा को केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जा सकता है। इसलिए उन्होंने कलकत्ता से 100 किलोमीटर दूर एक ग्रामीण परिवेश में अपना स्कूल खोलने का फैसला लिया। उन्हें यह जगह निर्मल शांति से भरी शांति निकेतन दिखाई दी, जहाँ प्रकृति के साथ जीते हुए बच्चे अपनी स्वाभाविक सृजनात्मक मेधा को और विकसित कर सकते थे। बहुत सारे मामलों में टैगोर और महात्मा गांधी शिक्षा के बारे में कमोबेश एक जैसी राय रखते थे, लेकिन दोनों के बीच फर्क भी था। गांधी जी पश्चिमी सभ्यता और मशीनों व प्रौद्योगिकी की उपासना के कट्टर आलोचक थे। टैगोर आधुनिक पश्चिमी सभ्यता और भारतीय परंपरा के श्रेष्ठ तत्वों का मिश्रण चाहते थे। यानी गांधी जी तो पूरी तरीके से आलोचना ही करते थे पश्चिमी सभ्यता, मशीनों की, प्रौद्योगिकी की। मशीनों की क्यों करते थे? क्योंकि मशीन आ जाएंगी तो रोजगार कम हो जाएगा, और यही वो कहते थे कि रोजगार कम नहीं होना चाहिए, इसीलिए वो आलोचक थे। और जो टैगोर साहब थे, वह कहते थे उधर का जो बढ़िया है वह भी ले लो, अपना बढ़िया है वह भी ले लो, दोनों का मिश्रण कर दो ना, खराब खराब छोड़ दो, बढ़िया बढ़िया ले लो। तो दोनों के अपने हिसाब से सही थे। उन्होंने शांति निकेतन में कला, संगीत, नृत्य के साथ साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी की शिक्षा भी देना शुरू किया। यानी उधर का जो बढ़िया है वह भी ले लो, इधर का जो बढ़िया वह भी ले लो, दोनों का कॉम्बिनेशन करके पढ़ाओ बच्चों को, क्या दिक्कत है? काफी सही है भाई। बहुत सारे लोग इस बारे में सोचने लगे थे, एक राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की रूपरेखा क्या होनी चाहिए। कुछ लोग अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई व्यवस्था में परिवर्तन चाहते थे। उनका मानना था कि इसी व्यवस्था को इस तरह फैलाया जाए कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पढ़ने के मौके मिले। इसके विपरीत बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो एक वैकल्पिक व्यवस्था चाहते थे, ताकि लोगों को सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय संस्कृति की शिक्षा दी जा सके। कौन तय करे कि सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय शिक्षा क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा की बहस स्वतंत्रता के बाद भी जारी रही, आज भी जारी है, कि भैया इंग्लिश पढ़ाई जाए कि हिंदी पढ़ाई जाए कि मराठी पढ़ाई जाए कि मलयालम पढ़ाई जाए कि तमिल पढ़ाई जाए, क्या पढ़ाया जाए, आज भी ये शिक्षा पे बहस चल ही रही है। और मैं आपसे कह रहा हूँ इस चैप्टर को आप चाहें तो दोबारा देखें, क्योंकि आपको इंटरव्यू में अवश्य फंसाया जाएगा, आपको मेंस में
एसए में ऐसा टॉपिक अवश्य मिलने वाला है, एथिक्स में ऐसा टॉपिक अवश्य मिलने वाला है जिसमें इस चैप्टर का बहुत ज़्यादा योगदान होने वाला है। हम इसको स्टार्ट कर रहे थे तो हमें लगा था 40 मिनट में हो जाएगा, लेकिन जब हमने पढ़ाना शुरू किया तो इसमें बहुत मटेरियल है भाई। इसको आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, जो आप हिस्ट्री से ज़्यादा एसए और एथिक्स और इंटरव्यू में यूज कर सकते हैं और अपने जीवन में यूज कर सकते हैं। ये कोयम्बटूर का एक प्रचारक स्कूल है जहाँ बच्चे खेल रहे हैं। ठीक है, 19वीं सदी के मध्य तक ईसाई प्रचारक भारतीय सुधारवादी संगठन लड़कियों के लिए भी स्कूल खोलने लगे थे, यानी गर्ल्स के लिए भी स्कूल ओपन होने लगा था। गर्ल्स से याद आया, गर्ल्स बहुत ज़्यादा वीडियो देखती हैं। थैंक यू आपके सपोर्ट के लिए, आपको समझ में आ रहा है उसके लिए। 1 तारीख से नए बैचेस आ रहे हैं, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर आ रहे हैं, नई नई चीज़ें। आप कमेंट करेंगे, जो भी आपको समझ में ना आता हो वह हम ज़रूर शुरू करेंगे और बहुत सरल भाषा में आप तक पहुँचाएंगे चीज़ें। इसी समय अन्य जगह क्या हो रहा था, तो अन्य जगह शिक्षा अधिनियम लागू हो रहा था, बाल मजदूरी पर बहुत बड़े पैमाने पर चीज़ें हो रही थी। तो इसको आप पढ़ लीजिएगा, इससे भी कुछ मटेरियल मिले। मेरा कहने का मतलब सिंपल आपसे ये है, जब आप कोई सब्जेक्ट पढ़ें तो उस सब्जेक्ट को उस सब्जेक्ट के लिए ना पढ़ें, बल्कि आप देखें कि उस सब्जेक्ट को आप कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो। जैसा कि यूपीएससी में कहा भी जाता है, समझदार सबसे ज़्यादा वह है, सबसे ज़्यादा सफल वह होगा जो इसी मटेरियल इतने मटेरियल को पढ़ के पूरा यूपीएससी का प्री मेंस और इंटरव्यू पास कर लिया। यानी पढ़ा कम है लेकिन उसको हर जगह यूज कर लिया। वही वह एथिक्स में यूज कर लेगा, वही घुमा फिरा के यूज करना आना चाहिए। कुछ लोग होते हैं पढ़ते इतना है, इतना सब पढ़ लेंगे लेकिन यूज कहीं नहीं कर पाएंगे। तो यही चैप्टर आप कई जगह यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने बोला एसए, एथिक्स, इंटरव्यू, सब जगह क्वेश्चन आप कर ही लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आप कर ही लेंगे, क्वेश्चन आप करेंगे तो बढ़िया रहेगा, आपको मेंस के लिए प्रिपेयर होते रहेंगे। कल पढ़ेंगे हम महिलाएं, जाति एवं सुधार। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। पीवाईक्यू की सीरीज चल रही है, देखते रहिए, बाकी कमेंट करिएगा जो आपको चाहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।